नमस्कार साथियों। पोस्टमार्टम कैटेगरी में एबनॉर्मल पोस्टमार्टम वाली कंडीशंस को अपन डिस्कस कर रहे थे। कल के लेक्चर में एबनॉर्मल पोस्टमार्टम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो वन लाइनर आती हैं उन्हें लेकर डिस्कशन किया गया था और बताया भी गया था कि आज अपन इस लेक्चर में इस पोस्टमार्टम की मोस्ट सीवियर एबनॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही फेमस नाम सामने आपके बोर्ड पे अवेलेबल, पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएच। अपने सब्जेक्ट में कॉमन से दो नाम बड़े फेमसली यूज लिए जाते हैं, एपीएच, पीपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज। सामने बोर्ड पे पीपीएच मेंशन हो गया है और ये लास्ट टॉपिक है इस पोस्टमार्टम पीरियड का भी, जो एक आइडिया देके जाता है एबनॉर्मलिटीज के बारे में। क्योंकि इसी लेक्चर के साथ जब ये यूनिट एंड होगी तो नेक्स्ट वन यूनिट के अंदर आप बहुत सारी और बीमारियों का डिस्कशन करेंगे जो प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में जो नाम पीपीएच दिया हुआ है उसको लेकर बात की जाएगी। इससे कोरिलेट जो टर्म है एपीएच, जैसा मैंने बताया आगे आने वाला समय बीमारियों का ही है, उनमें उनका डिस्कशन किया जाएगा। पोस्टमार्टम हेमरेज अब एक जनरल सी फेनोमेना कि हेमरेज कहां से हो रहा है और पोस्टमार्टम में कैसे हो रहा है, तो बेसिक सा आइडिया लगाएं लेबर की थर्ड स्टेज से। हमें यह आइडिया है कि पोस्टमार्टम एग्जैक्ट शुरू कहां होता है, पढ़ा है हमने इंट्रो में, तो एग्जैक्ट स्टार्ट होता है आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी। प्लासेंटा डिलीवरी के बाद एवरेज ब्लड लॉस नॉर्मली जो हर फीमेल को होता है 100 से 250 ml, वो तो नॉर्मल है। और अपन जानते भी हैं कि वो नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है वो कौन कौन सी मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है, नेचुरल और एक्टिव। बात यहां यह चलेगी जब सारी मैकेनिज्म फेल हो जाए, नेचुरल हो या एएमटीएसएल हो, सब फेल हो जाए और ब्लड लॉस का अमाउंट 500 ml जो लिमिट होती है पीपीएच डिक्लेयर करने की, उसे क्रॉस कर जाए। आते हैं पीपीएच के अंदर डिस्कस करने बहुत सारे स्पेशल बातों को, एमसीक्यूज को। सबसे पहले बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें इसके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन से समझ में आता है कि सीक्वेंस क्या होती है हेमरेज की, सीवियरिटी क्या होती है और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले स्टार्ट करें पीपीएच में इसका बड़ा ही स्पेशल क्लासिफिकेशन। सामने बोर्ड पे अवेलेबल, ये ड्रॉ करा हुआ है आप लोगों के लिए, इसे देखें। डिफ्रेंशिएट करेंगे किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है वन बाय वन। सबसे पहले पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच जो कंडीशन है उसकी शर्तें, और जब एक फीमेल की बॉडी में हेमरेज वाला काम होता है तो आने वाले चेंजेस को सामने नोट करते हैं। नंबर 1, पोस्टमार्टम हेमरेज। दो शब्द हैं, एक पोस्टमार्टम और दूसरा हेमरेज। जितना बोलता जा रहे हैं उसी पे ध्यान देते जाएं। पीपीएच में दो शब्द, पहला पोस्टमार्टम और दूसरा हेमरेज। पोस्टमार्टम का मतलब होता है आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस विथ अमाउंट। तो उन दो बातों को सामने बोर्ड पे इन दो लाइनों से बताया जा रहा है। वो लाइनें मैं मेंशन करता हूं, एक लाइन अपने पास ये रही और दूसरी वाली ये रही। पोस्टमार्टम वाली लाइन देखें, पोस्टमार्टम वाली लाइन है आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी। पीपीएच आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी होना चाहिए। हेमरेज की बात करें तो 500 ml से ज्यादा जब डिलीवरी वेजाइनल हुई हो, वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी, यही अमाउंट 1000 ml से ऊपर हो जाएगा यदि डिलीवरी हुई हो सिजेरियन। तो ये दो लाइनें पोस्टमार्टम हेमरेज की दो शर्तों के बारे में बता रही है। कंपटीशन एग्जाम में सिंपल एमसीक्यू जब अराइज होता है तो पहला सवाल
इन दो लाइनों से ही बन जाता है, जहां पे अमाउंट को लेकर के बहुत बार कॉमनली सवाल किया गया है कि 500 ml से ज्यादा होना पीपीएच कहलाता है, या पीपीएच में कितना अमाउंट ज्यादा हो जाए कि वो पीपीएच कैटेगरी में आए। तो इन दो सवालों के लिए तैयार है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद 500 ml से ज्यादा और ऑपरेशनल सिजेरियन होने के बाद 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होना पीपीएच कहलाता है। ये दो शर्तें हो गई सामने, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2। कंटिन्यू करें कि जब ऐसी कंडीशन होगी, जब बॉडी में ब्लड लॉस होगा तो चेंजेस क्या आते हैं। तो जब भी ब्लड लॉस होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, सबसे बड़ा खतरा आइडिया लगाया जाए तो वो शॉक होता है। ब्लड का लॉस होने से ब्लड प्रेशर कम हो गया, हाइपोटेंशन, और बचे कुचे ब्लड को बॉडी में बार बार पंप करना पड़ा, टेकीकार्डिया। शॉक की परिभाषा यही होती है, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, ऐसी दो कंडीशन हो जाती है। तो आप देखेंगे सामने बोर्ड पर ब्लड प्रेशर में डाउन है हाइपोटेंशन, पल्स में ज्यादा है टेकीकार्डिया। तो ये दो बेसिक सिम्टम्स हैं जो मैटरनल बॉडी में वाइटल साइन में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं जब मदर की बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा हो। आगे बात कर, ब्लड लॉस जब होता है तो उसे दो तरीके से बताया जाता है कि ब्लड में केवल प्लाज्मा का ही लॉस हुआ, लिक्विड का ही लॉस हुआ, या प्लाज्मा के अलावा जो सेल होती हैं आरबीसी, उनका भी लॉस हुआ। तो पीपीएच ऐसी कंडीशन है जो भेदभाव नहीं करती, प्लाज्मा के साथ सेल का भी लॉस, मतलब होल ब्लड लॉस। ब्लड में जितने मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और सेल दोनों का लॉस करता है। इसीलिए जो सेल वॉल्यूम है, पैक्ड सेल वॉल्यूम है, हेमाटोक्रिट जिसे बोलते हैं, उसका अमाउंट भी देखें यहां पे 10% तक कम हो जाता है। यदि ऐसा होता केवल प्लाज्मा लॉस होता तो हेमाटोक्रिट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती। बात ध्यान रखनी है, विशेष है। यदि केवल प्लाज्मा लॉस होता तो हेमाटोक्रिट कंसंट्रेशन बढ़ जाती, लेकिन पीपीएच में होल ब्लड लॉस हुआ है तो हेमाटोक्रिट का काउंट भी कम हो गया। तो सबसे पहले आप लोग बोर्ड पे विद अटेंशन देखेंगे दो चीजों को। वो क्या है? पहली बात ये कि पोस्टमार्टम की शर्त क्या है, और दूसरी बात ये पोस्टमार्टम में मैटरनल वाइटल साइन रिपोर्ट क्या है। तो दो शर्तें, 500 ml से ज्यादा प्लासेंटा डिलीवरी के बाद ऐसा ब्लड लॉस जो चेंज कर दे वाइटल साइन, हाइपोटेंशन हो जाए, टेकीकार्डिया हो जाए और हेमाटोक्रिट कंसंट्रेशन भी डाउन हो जाए। अब बात आगे, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन दिया गया इस पीपीएच को दो कैटेगरी में बांट करके, नाम दिया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले वाला और बाद वाला। सबसे बड़ी चीज, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिवीजन किस बेस पे किया गया है। जब भी किसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, बांटने का आधार पूछा जाता है, किस बेस पे क्लासिफाई किया, जवाब देंगे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से। कैसे? तो सुने, एक कंडीशन, जब पोस्टमार्टम में 500 ml ब्लड लॉस वाला जो अमाउंट है वो शुरुआत के 24 घंटे में ही हो जाए। पोस्टमार्टम के शुरुआत के 24 घंटे इमीडिएट पोस्टमार्टम कहलाते हैं, सिखाया है आपको। और 24 घंटे तो फिर भी ज्यादा है। मैं तो यूं कहता हूं, यदि वर्स कंडीशन हो, सीवियर कंडीशन हो, तो प्लासेंटा के निकलते ही मदर को 3 से 4 घंटे में ही 500 ml से ऊपर निकल जाता है। तो कहने का मतलब, पीपीएच डिक्लेयर करने के लिए 500 ml जो लिमिट थी वो बहुत जल्दी क्रॉस हो जाए, एक दिन में क्रॉस हो जाए, 4-5 घंटे में क्रॉस हो जाए, बहुत कम समय, पहले दिन में ही काम, प्राइमरी पीपीएच। ये नाम लिखा हुआ है सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला बोलेगा मैं भी 500 ml से ज्यादा लॉस करूंगा, पर एक बार में ही नहीं, तुरंत नहीं, उसे लगभग समय लग जाता है 1 से 2 वीक का। 1 से 2 वीक का। उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट डे 150 ml लॉस हुआ,
बाद में 50 ml लॉस हुआ, फिर अचानक से 60 ml लॉस हुआ, ऐसे करके 2 वीक के अंदर अंदर 500 को क्रॉस किया। तो यहां पे बात बनती है, एक बार में एक दिन में सारा 500 ml निकाल देना प्राइमरी, धीरे धीरे करके बाद वाले दिनों में उस लिमिट को क्रॉस करना सेकेंडरी। जो तुरंत होता है वो प्राइमरी, जो समय लेता है वो सेकेंडरी। अब बात आती है एग्जैक्ट टाइम की, तो प्राइमरी में एग्जैक्ट समय है अपने पास अप्रोक्सीमेट 24 आवर, और सेकेंडरी में भी जो 2 वीक तक की बात कर रहे थे, तो ये बोलेगा 2 वीक क्या, मैं 8 से 10 दिन में कर दूंगा, एक दिन में नहीं करूंगा, 8 से 10 दिन तो लूंगा ही। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से था और समय के हिसाब से इनके दूसरे नाम। जो तुरंत करे काम वो इमीडिएट, जो बाद में करे काम वो डिले। यहां तुरंत काम है तो इमीडिएट, यहां धीरे धीरे काम है तो डिलेड। तो अपने पास पीपीएच के 2 टाइप हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरा नाम इमीडिएट और डिले। इस नेचर के बेस पे आप इनकी सीवियरिटी भी निकाल सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक कौन सा है। आपके सामने पोस्टमार्टम यूनिट में 2 मदर हैं, एक का डायग्नोसिस है प्राइमरी पीपीएच, एक का डायग्नोसिस है सेकेंडरी पीपीएच। ज्यादा अटेंशन किस पे देनी है, तो बात लाजमी सी है, जो तुरंत लॉस कर रही है उसे पहले संभालो। तो प्राइमरी पीपीएच वाला केस सीवियर है, कंपैरिजन में सेकेंडरी वाला माइल्ड है। माइल्ड के लिए लाख रुपए की बात मैं आपको यहां बताता हूं। सेकेंडरी पीपीएच ने अपने माथे पे एक टैग लगा रखा है और उस टैग को बोला उसने डिलेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, सुनिएगा। डिलेड या बोल सकते हैं डिलेड ब्लीडिंग। और मेडिकल साइंस में, ना केवल ओबीजी में, मेडिकल साइंस में एक कंसेप्ट है कि डिलेड ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन होता है। शरीर में कोई डैमेज हुआ हो, यदि वो समय के साथ हील हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन यदि वो वुंड इन्फेक्शियस कैटेगरी में चला जाएगा तो वहां से ब्लीड करेगा। डिलेड ब्लीडिंग का कारण माना जाता है इन्फेक्शन। अब आ जाए इस पोस्टमार्टम हेमरेज में कि पीपीएच में इन्फेक्शन क्यों हुआ होगा, तो उसका भी सॉलिड आंसर होता है कि पोस्टमार्टम में यूटेराइन कैविटी पूरी तरह खाली हो जानी चाहिए, या तो लेबर में खाली हो जानी चाहिए, या लौकिया के डिस्चार्ज में सारा कचरा निकल के बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अंदर गलती से कोई भी चीज बच गई, नाम आते हैं रिटेन टिश्यू, तो वो बचा हुआ सड़ा गला मांस इन्फेक्शन बढ़ाता है और फिर उस इन्फेक्शन से ब्लीडिंग कारण बन जाता है। तो सेकेंडरी पीपीएच के अंदर जब डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए कि डिलेड ब्लीडिंग का कारण इन्फेक्शन होता है और यहां संक्रमण किसने करा, रिटेन टिश्यू ने। उसी के अकॉर्डिंग इसका इलाज करेंगे। संक्रमण है तो इलाज में एंटीबायोटिक देंगे, कुछ बचा कुचा है तो डीएनसी से बाहर निकालेंगे। यह हुआ इनका बेसिक क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी। बात करते हैं अब डिटेल में। आज डिटेल में बात क्या करी गई, ये जो प्राइमरी पीपीएच है, एक दिन में 4-5 घंटे में 500 ml जो लॉस कर रहा है, उसके भी 2 वैरायटी हैं। नाम थर्ड स्टेज पीपीएच, ट्रू पीपीएच। अब जैसा नाम दिया गया उसके आधार पर बात करेंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी के डिवीजन है तो इनमें 2 चीज कॉमन है। थर्ड स्टेज और ट्रू प्राइमरी के डिवीजन है तो 2 चीज कॉमन है। क्या? 500 ml से ज्यादा नुकसान करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर या 5-6 घंटे में। 5-6 घंटे में निकाल देंगे 500 ml से ऊपर, दोनों जने, क्योंकि ये प्राइमरी के डिवीजन है। अंतर क्या है इनमें? अंतर बहुत बड़ा है। एक प्लासेंटा डिलीवरी से पहले ही कर देता है और दूसरा जब होना चाहिए प्लासेंटा डिलीवरी के बाद। यही अंतर है। यदि 500 ml से ज्यादा का नुकसान 4-5 घंटे में प्लासेंटा डिलीवरी से पहले ही हो जाए
प्लासेंटा डिलीवरी से पहले का मतलब है वास्तव में पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ। प्लासेंटा डिलीवरी का मतलब है लेबर की थर्ड स्टेज चल रही है। इसी बेस पे नाम दिया थर्ड स्टेज पीपीएच। और दूसरी बात, जो 500 ml का नुकसान 5-6 घंटे में प्लासेंटा डिलीवरी के बाद करे, मतलब पोस्टमार्टम में करे, वही सच्चा है। और सच्चा है तो अच्छा है, नाम ट्रू पीपीएच। नाम क्या है? ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर ब्लीडिंग होती है प्लासेंटा से डिलीवरी से बिफोर। ट्रू पीपीएच में हेमरेज होता है प्लासेंटा डिलीवरी के बाद। तो सारा का सारा क्लासिफिकेशन एक बार सामने गो थ्रू हो जाए, पूरा बोर्ड पे अवेलेबल है। इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंसेस आगे चलेगी। तो हमारे पास पीपीएच के अंदर ये सारा फ्लो चार्ट जो पूरा अवेलेबल है, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, आइडिया बनता है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग बात करना शुरू करें कि पोस्टमार्टम हेमरेज है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी दो शर्तें क्या होती है। पहली शर्त यह होती है कि 500 ml से ऊपर का नुकसान होना चाहिए। दूसरी होती है प्लासेंटा डिलीवरी के बाद होना चाहिए। यह होगा जब मदर में चेंजेस क्या आएंगे। मदर में हाइपोटेंशन के चलते, ब्लड लॉस के चलते हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया हो जाएगा। और इस ब्लड लॉस के अंदर होल ब्लड लॉस होता है, इसीलिए हेमाटोक्रिट काउंट भी कम। बात करी पीपीएच की, टाइम के हिसाब से दो प्रकार के हैं, तुरंत होने वाला इमीडिएट प्राइमरी, बाद में होने वाला डिलेड सेकेंडरी। हर डिलेड का कारण इंफेक्शन माना जाता है और पीपीएच में संक्रमण का कारण रिटेन टिश्यू माना जाता है। तो 24 घंटे में इमीडिएट प्राइमरी हो गया, उसके दो डिवीजन हैं। यदि प्लासेंटा निकलने से पहले लॉस कर दिया तो थर्ड स्टेज है, और प्लासेंटा निकलने के बाद लॉस किया तो वो ट्रू पीपीएच है। इनका आइडिया लेकर के इन्हीं तीनों को अपन फर्दर आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। कुल मिलाकर डिसाइड करें पहले कितने पीपीएच है। तो देखो, प्राइमरी सेकेंडरी दो थे, पर प्राइमरी के अंदर भी दो डिवीजन आ गए, थर्ड स्टेज और ट्रू। तो अब हमारे पास 3 पीपीएच है। अब आपसे मैं पूछूं कि पहले थर्ड स्टेज होगा या पहले ट्रू होगा? पहले थर्ड स्टेज का नंबर आएगा या ट्रू का? सिंपल सी बात है, प्लासेंटा निकला ही नहीं अभी तक, तो पहले थर्ड, उसके बाद प्लासेंटा निकल गया तो ट्रू, और फिर बात 8-10 दिन में गई तो नाम सेकेंडरी। तो कुल कितने पीपीएच आपको पढ़ने हैं उस कैटेगरी में नाम आएगा। नंबर 1 थर्ड स्टेज पढ़ना है, नंबर 2 ट्रू पीपीएच पढ़ना है, और नंबर 3 सेकेंडरी पीपीएच पढ़ना है। ऐसे सीक्वेंस यदि हमें मिल जाएगी कि कितने पीपीएच होते हैं तो पढ़ने में आसानी बन जाएगी। नंबर 1 थर्ड स्टेज पीपीएच, नंबर 2 ट्रू पीपीएच, नंबर 3 सेकेंडरी पीपीएच। आइए इन दोनों को सीक्वेंस में अपन अरेंज करना शुरू करें। सीक्वेंस में अरेंज करने गए तो जैसा नाम अपन ने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, सबसे पहले नाम किसका आएगा? थर्ड स्टेज पीपीएच। पहला नाम थर्ड स्टेज पीपीएच। अब सुने इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये, इसे बोलेंगे हम तेरे बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते पर नहीं पढ़ेंगे। क्यों? डबल गेम खेलता है। डबल गेम कैसे खेलता है? तो 2 सेंटेंस आपको बताता हूं, अटेंशन से सुनेंगे, मीनिंग समझ जाएंगे। पहला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेज पीपीएच पीपीएच नहीं है क्योंकि प्लासेंटा डिलीवरी से पहले हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेज पीपीएच पीपीएच है क्योंकि 500 ml से ज्यादा का नुकसान करता। अब देखो, कर दी ना 2 बात। तो जो 2 बात करता है, जो डबल वाला होता है, जो दोगला होता है, उसको भी हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ते हैं। यही कारण है कि मैं बोल रहा था कि थर्ड स्टेज पीपीएच को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। 2 बातें, थर्ड स्टेज पीपीएच पीपीएच नहीं है क्योंकि प्लासेंटा डिलीवरी से पहले हो गया। थर्ड स्टेज पीपीएच पीपीएच है क्योंकि 500 ml से ज्यादा का नुकसान कर दिया। अब थोड़ी बात इसके लिए करते हैं। थर्ड स्टेज पीपीएच, कुछ बातें हमें पता है। वो बेसिक बातें क्या क्या पता है? ये पता है कि लॉस करेगा 500 ml से ज्यादा, टाइम लेगा 24 घंटे से कम, लेकिन हो जाएगा बिफोर प्लासेंटा
डिलीवरी। चलिए साहब, ये इसकी परिभाषा जो अपन ने पढ़ भी ली थी। अब यहां पे सटीक कारण बताएं ये क्यों हो रहा है, और कारण पता चल जाए तुरंत इलाज कर दें। थर्ड स्टेज पीपीएच हो रहा है, क्यों, कारण पता करें, इलाज कर दें। तो उसके लिए सुने, ये ब्लीडिंग शायद इसीलिए हो रही है कि या तो प्लासेंटा सेपरेट हुआ ही नहीं, और हुआ तो पूरा नहीं हुआ। तो इसमें अपन सेकंड वाली बात को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि सेपरेट तो हुआ होगा, तभी तो 500 ml लॉस हुआ, पर पूरा सेपरेट नहीं हुआ, आधा आधा। ये आधा पाधा वाले जो होते हैं बड़ी तकलीफ देते हैं। प्लासेंटा सेपरेट हुआ आधा, पूरा नहीं हुआ, इसलिए लगातार ब्लड लॉस जारी है। कल को पूरा हो जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता, तो यूट्रस भी रिट्रैक्ट होकर खुद को रोक लेता। एक चीज बताऊं, बड़ी रोचक होती है। यदि आपका किसी के साथ है कनेक्शन, स्ट्रांग है जब तक तो बहुत बढ़िया है। अब उसमें दो चीजें, या तो वो पूरी तरह अलग होकर चला गया, चली गई, फंद कटा रांद कटी भाग गई, छोड़ो, कंप्लीट भूल गए, गेट लॉस, तो फिर भी बॉडी रिकवर हो जाती है, नई लाइफ शुरू हो जाती है, रीस्टार्ट होती है, दूसरा ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जब वो पूरी तरह अलग नहीं हो, पूरी तरह अलग नहीं होगा मतलब महीने के 25 दिन दूर रहे और 5 दिन हाय हेलो करने आ जाए, फिर 25 दिन दूर रहे, फिर 5 दिन हाय हेलो करने आ जाए। मीनिंग क्या है कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ना तो इसके साथ प्रॉपर चल पा रहा है, ना नया मौका मिल पा रहा है, जीवन लगातार दुखदाई बन गया है। सेम कंसेप्ट लागू होगा जब भी अपने यूटेराइन कैविटी से कोई चीज पूरी तरह सेपरेट होकर अलग हो जाती है, तो यूट्रस भी खुद को रिकवर कर लेता है, नया बना लेता है, तैयार कर लेता है। लेकिन जब ये आधा आधा चलता है तो लगातार यूट्रस ब्लीड करता रहता है। तो अपने पास इसका कारण हुआ इनकंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। पूरा निकल जाता तो नेचुरल मैकेनिज्म से ब्लड कंट्रोल हो जाता, पर आधा आधा हुआ तो लगातार ब्लीडिंग जारी है। कारण पता चल गया तो इलाज करो, कारण पता चल गया तो इलाज करो। कारण क्या है, क्या कारण बताया इसने, बोला कारण में इनकंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, ये कारण है भाई। तो अपने को जड़ पता चल गई तो इलाज क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। क्या आपको प्लासेंटा डिलीवर करना आता है, सेपरेट करना आता है? बिल्कुल आता है। हमने दो तरीके पढ़े, सीसीटी और एमआरपी, और उसमें भी हमने पढ़ा है मोस्ट कॉमन मोस्ट रेयर। मोस्ट कॉमन कौन था, सीसीटी। तो इलाज ये रहा, क्या इलाज है, सीसीटी, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मेथड था, इसी को बोलते थे ब्रांडेड एंड्रयू मेथड। बस इतनी ही जानकारी थर्ड स्टेज पीपीएच के बारे में आपको दी जाएगी, क्योंकि ये दोगलेपन का था। तो इतनी बातों के साथ थर्ड स्टेज पीपीएच क्वालिटी क्या है, 500 ml से ज्यादा 24 घंटे से भी कम प्लासेंटा निकलने से पहले। कारण क्या हुआ, आधा आधा रह गया था, इसलिए लगातार ब्लीड कर रहा था, हमने सीसीटी करके पूरा निकाल दिया, काम खत्म। आए सीक्वेंस में, तो थर्ड स्टेज के बाद सीक्वेंस देखो, थर्ड स्टेज के बाद नंबर किसका है, ट्रू। और ट्रू पीपीएच ही ऐसा होता है, वास्तव में इन रियलिटी में आपको बताऊं, मैक्सिमम इसी के बारे में पढ़ाई होती है। तो सामने बोर्ड पर अपन मेंशन करें कि हम 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, ट्रू पीपीएच। और इस ट्रू पीपीएच को लेकर के ही अब आज से, आज के इस 15-20 मिनट के टाइम के बाद से पूरा टाइम अपन जिसे देने वाले हैं वो ट्रू पीपीएच है। तो सब कुछ ले ले, तो पूरा टाइम ले ले, तू आज का लेक्चर ले ले, आज का इंटरनेट खा जा, क्योंकि सारी क्लास आज तेरे लिए है, सारा डेजिग्नेशन आज तेरे लिए है। ट्रू पीपीएच आज का पूरा राजा हमारा यही है। बात करना शुरू करते हैं ट्रू पीपीएच क्वालिटी क्या क्या थी। इसमें लॉस कितना, 500 ml से ज्यादा, टाइम कितना, 24 घंटे से कम, और कब होता है, आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी। ये 3 जानने के बाद अब ये बोलेगा मेरा कारण बताओ, कारण बताओ।
थर्ड स्टेज का कारण तो पता चल गया, इनकंप्लीट सेपरेशन। ट्रू पीपीएच का कारण क्या है? तो ट्रू पीपीएच का जो कारण होता है वो बड़ा जोरदार है। इसने अपनी ईटियोलॉजी को बहुत सुंदर अरेंज किया है, जिसमें 4 बार टी आता है। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रू पीपीएच की ईटियोलॉजी, और ट्रू पीपीएच की ईटियोलॉजी जब भी है कोई पूछता तो जवाब में उसको यह है मिलता, 4 बार टी। ट्रू पीपीएच क्यों हुआ? तो 4 कारणों से हुआ। सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, टी जो एक अल्फाबेट है उसका यूज 4 बार हुआ है। नंबर 1 टिश्यू, नंबर 2 टोन, नंबर 3 ट्रॉमा, नंबर 4 थ्रोम्बिन। क्या क्या है इनके बारे में ध्यान से सुनना शुरू करें। टिश्यू, टोन, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। मीनिंग बताता हूं। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है टिश्यू, उसमें बोलेंगे आप रिटेन टिश्यू, कि अंदर कैविटी में यदि कोई टिश्यू मास बच गया तो जैसा मैंने अभी बताया, पूरा चला जाता तो काम अच्छा हो जाता, हम सुधर जाते। पर कोई बच गया तो वो बचा हुआ लगातार आपको इरिटेट करता रहेगा और खून बहाता रहेगा। तो टिश्यू के अंदर अपन बोल सकते हैं किस प्रकार के टिश्यू की बात चल रही है? जवाब दिया, रिटेन्ड टिश्यू। सेकंड वन क्या लिखा हुआ है? टोन। अब टोन में 4-5 बातें होती हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करे तो टॉनिक, नहीं करे एटॉनिक, कम करे हाइपोटोनिक, ज्यादा करे हाइपरटोनिक। और कॉन्ट्रैक्शन करना क्यों जरूरी है? सोचने वाली बात है। जब भी ब्लड लॉस होगा तो मैनेज कैसे होगा? जब क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां टोन में क्या कह सकते हैं? टोन यूट्रस ने नहीं दिखाई, टोन यूट्रस ने नहीं दिखाई, एब्सेंट हो गई, तो कंडीशन एटॉनिक। तो इस वाले में अपन ने बोला यूट्रस कैसा है? अटॉनिक। ईटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, 4 बार टी है। नंबर 3 ट्रॉमा। ट्रॉमा बड़ा सिंपल है। यदि किसी भी प्रकार का पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट में, बर्थ कैनाल में, यूट्रस सर्विक्स वजाइना में बच्चे के निकलने के दौरान, इंस्ट्रूमेंट यूज करने के दौरान इंजरी हो गई, तो भैया चोट लगी है तो खून बहेगा। लगी है कभी चोट? जब भी लगती है वहां पे दर्द होता है, खून बहता है। तो ट्रॉमा का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार की डिलीवरी के दौरान बच्चे से या इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो गई तो वहां पे ब्लड लॉस जायज है। नंबर 4 थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इंडिकेट करता है क्लॉट बनने के प्रोसेस को, या यूं कहें क्लॉट बनने वाला प्रोसेस फेल हो गया। अब क्लॉट बनने वाला प्रोसेस ही फेल हो जाएगा तो ब्लीडिंग सिम्टम आना जायज है। तो थ्रोम्बिन का मतलब हो गया, सिंपल सा बोल देते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो पहला एमसीक्यू तो दोस्तों यहां से आता है कि ट्रू पीपीएच की ईटियोलॉजी में कितनी बार टी आता है। तो वहां पे आपने देखा कितनी बार टी आया? 4 बार। फर्स्ट वन ये क्लियर करें कि व्हाट इज द ईटियोलॉजी ऑफ ट्रू पीपीएच? द आंसर इज 4T, टिश्यू, टोन, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। अब इंटरेस्टिंग चीज, सामने 4 जने लिखे हुए हैं। मीनिंग अपन ने पढ़ा कि अंदर कोई टिश्यू बचा, रिटेन टिश्यू। यूट्रस टोन को भूल गया, अटॉनिक यूट्रस। कोई इंजरी हो गई, ट्रॉमा, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, थ्रोम्बिन। अब इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो अपने पास ये कंडीशन है, इसके माथे पे देखो क्या लिख दिया, 80%, 80% ट्रू पीपीएच का कारण जिसे है माना जाता वो अटॉनिक यूट्रस नाम है कहलाता। कहने का मतलब है इसका वजन इतना बढ़ा दिया कि बाकी की औकात नजर ही नहीं आ रही। बाकी तीनों मिलकर 20% कंट्रीब्यूट करेंगे, मैक्सिमम करेगा कंट्रीब्यूट अटॉनिक यूट्रस। तो अब आपसे सवाल बने इनडायरेक्टली, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रू पीपीएच। पहला काम सवाल क्या था? कॉज ऑफ पीपीएच 40। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रू पीपीएच, आंसर विल बी अटॉनिक यूट्रस। यूट्रस में टोन,
नहीं है। अब जैसे अपने को यह मिला, आगे पढ़ने का नजारा दिखा कि अब हम पढ़ाई करेंगे आखिर यूट्रस अटॉनिक क्यों हुआ, तो उसको लेके बात करेंगे इस सेशन में। क्या लिखा हुआ है यहां पे? कॉज ऑफ अटोनिसिटी, यूट्रस में टोन क्यों गई, तो उसके लिए बात सुने। यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्टमार्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। अटोन क्यों हुआ, टोन क्यों चली गई, तो उसके लिए कई सारे कारण हैं। पहला कारण बनाया गया है, सुनिएगा। पहला कारण लिखता हूं मैं बोर्ड पे, यूज ऑफ एड। सामने बोर्ड पे मेंशन, फिर मीनिंग क्लियर कर पाएंगे। नंबर 1, यूज ऑफ एड। ये एड HIV वायरस वाला नहीं है, ये क्या है उसे ध्यान से सुनना। एड का मतलब होता है सहायक वस्तुएं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए ये मार्कर क्या है? एड। पीछे स्मार्ट बोर्ड क्या है? एड। ये माइक क्या है? एड। तो सब एड होते हैं, सहायक वस्तु। तो नेचुरल सी बात है, लेबर में हर स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और हर बार ये कॉन्ट्रैक्शन नेचुरली बॉडी से ऑक्सीटोसिन के द्वारा आने चाहिए। एक बात, यदि आप इसमें करते हैं कलाकारी, जल्दी करवाने के लिए बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, या अगली बात, बच्चे को नीचे धकेल के बाहर निकालने के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, पर आप बच्चे को फॉरसेप्स से या वेंटोस से खींच के लिए आते हैं। नेक्स्ट, बच्चे को पेरिनियम वाली कठोर चमड़ी से भी धक्का मार के बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, पर आप चमड़ी काट के रास्ता आसान बना देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा आसान बनाना अच्छी बात नहीं है। जितना ज्यादा खुद संघर्ष करने दोगे तो ही परिणाम निकलो। यूट्रस बोल रहा था कि मैं अपने आप जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करके लेबर करवाता, तुम ऑक्सीटोसिन क्यों लेके आए? मैं बच्चे को धक्का मार के नीचे फेंक देता, तुम फॉरसेप्स वेंटोस क्यों लेके आए? अरे मैं तो पेरिनियम की चमड़ी को भी पार कर जाता, तुम एपिसियोटोमी क्यों करके आए? मतलब तुम काम आसान करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, मेरे पे भरोसा नहीं है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, यूट्रस की बात कर रहा हूं। यूट्रस बोल रहा है तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, और ये बहुत बड़ी चीज है इंसान की जिंदगी में, जब किसी का भरोसा टूट जाता है। तो ऐसा हो जाता है तो यूट्रस नाराज हो जाता है, और वो नाराज इसलिए हो गया कि सामने वाले को मेरे पे भरोसा ही नहीं है, मेरी पावर पे भरोसा नहीं है, किसी और की मदद ले रहा है, किसी और तीसरे की। और यदि किसी तीसरे की मदद लोगे तो आपका ओरिजिनल वाला आपसे नाराज हो जाएगा। इसी बेस पे ये चीज लागू है। जो काम, सारे काम खुद यूट्रस के थे, किसी तीसरे से करवा लिए, तो यूट्रस ने मना कर दिया, जा पीपीएच हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, जा उसके पास। जैसे पहले भी लेके आए थे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं करूंगा। ये यूज ऑफ एड है, जिनमें शामिल है किस किस की मदद ली आपने? बाहर से दवा की मदद ली आपने, ऑक्सीटोसिन। बच्चे को खींच के लिया है आप लोग, तो नाम दे दिया फॉरसेप्स वेंटोस। आपने पेरिनियम की चमड़ी को काट के रास्ता आसान बनाया, तो नाम दे दिया एपिसियोटोमी। इन सब के कारण आपने यूट्रस को परफॉर्म करने नहीं दिया, किसी और तीसरे की मदद ली, तो जब समस्या आएगी तो आपका वाला पीछे हट जाएगा, बोलेगा जाओ उस तीसरे के पास ही मदद मांगने के लिए, मैं आपकी मदद के लिए तैयार नहीं हूं। एक बात तो, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसे सुने। वो सेकंड वन थिंग बोर्ड पे मेंशन हो रही है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। तो अब लो मजे। किसी विद्यार्थी ने मेरी पहली वाली शिकायत को ज्यादा ध्यान से सुन लिया, तो इस बार यूट्रस की सारी शिकायतें दूर कर दी। जैसे
इसमें यूट्रस बोल रहा था मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया, मुझे मौका नहीं दिया। और ये वाली ऐसी कंडीशन है कि इतना ज्यादा मौका दे दिया कि अब वो किसी लायक नहीं रहा। पहली वाली में परेशान था, मुझे काम करने नहीं दिया, पर सेकंड जो लिखा हुआ है ओवर डिस्टेंशन, वो ये बता रही है कि आपने यूट्रस से, यूट्रस की मांसपेशियों से इतना काम करा लिया कि अब हेमरेज के समय वो उसे कंट्रोल करने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे कई सारी बातें, अब इनमें आप देंगे उदाहरण, वो सारी कंडीशन बताएं प्रेग्नेंट फीमेल में जिस कंडीशन में यूट्रस की मसल्स में ओवर डिस्टेंशन हो जाता है। आंसर, जब गर्भ में बड़ा बच्चा हो, बड़ा नहीं हो, दो बच्चे हो, दो बच्चे भी नहीं हो, पानी ज्यादा हो, पानी ज्यादा नहीं हो, चीनी की बीमारी हो, डायबिटीज हो। तो ये जो नाम आ रहे हैं, डायबिटिक, पॉलीहाइड्रेमनियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, बिग साइज बेबी, ये सारी वो कंडीशन है जिनमें 9 महीने तक आपने यूट्रस को इतना खींच के रखा, इतना खींच के रखा कि मांसपेशियों ने जवाब दे दिया। और फिर लेबर में आप उससे उम्मीद करो कि भाई ब्लीडिंग रोक दे कॉन्ट्रैक्शन करके, है ही नहीं, बचा ही नहीं, सारी पावर लॉस हो गई है। तो यहां पे ओवर डिस्टेंशन ऑफ मसल्स के एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि मदर कैसी हो, डायबिटिक हो, या बीमारी कैसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या अपने पास पानी कैसा हो, ज्यादा हो, या बच्चे का आकार क्या हो, बड़ा हो। तो ये सारे कह सकते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। इन सबको आपको रटना नहीं है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ पीपीएच, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ पीपीएच। तो अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरी आपको आंसर जज करना है। तो ये मेजर दो कारण, यूज ऑफ एड, ओवर डिस्टेंशन। बात करें इसके अलावा और जो छोटे से कारण है, उन्हें अपन कैटेगरी देते हैं अदर्स की। और अदर्स में जनरल सी बात है, वो जनरल सी बात क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। जनरल सी बात है कि आपने प्रेग्नेंट मदर को, अपनी वाली को प्रेगनेंसी में कभी खिलाया नहीं, कभी उसका ध्यान दिया नहीं, और फिर आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम में वो परफॉर्मेंस है। यदि किसी इंडिविजुअल से आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो पहले उसे तैयार करना पड़ता है। खाने पीने में कभी रखी माल नरिशमेंट, हीमोग्लोबिन कभी चेक करानी, एनीमिक। तो जो खुद मदर एनीमिक है, जो खुद माल नरिश है, जोर कहां से लगाएगी? और जोर नहीं लगाएगी तो खून कैसे रोक पाएगी? तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। माता राम की हालत कैसी चल रही है? शरीर में ताकत नहीं है बाबूजी, न्यूट्रिशन माल हो चुका है, और खून की तो पूछे ही मत, बड़ी कमी चल रही है। इसके अलावा लेबर में दो नाम पढ़ेंगे एब्नॉर्मल कैटेगरी में अपन, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। देखिए दोस्तों, काम क्या होना चाहिए? काम सही होना चाहिए, टॉनिक होना चाहिए। काम कम हो जाए हाइपरटॉनिक तो भी गड़बड़, काम ज्यादा हो जाए हाइपरटॉनिक तो भी गड़बड़। तो इस कैटेगरी में नाम देता हूं मैं, एक लेबर था प्रोलॉन्ग, जहां कॉन्ट्रैक्शन धीमे थे, हाइपरटॉनिक, तो वो भी बेकार। एक लेबर का नाम देता हूं प्रेसिपिटेट, जहां कॉन्ट्रैक्शन हाइपर थे, वो भी बेकार। ये दोनों अपन एब्नॉर्मल लेबर में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल यहां ये समझें कि इन में कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं है, और जहां कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं है वहां पीपीएच है। तो सामने बोर्ड पे अवेलेबल है कॉज ऑफ अटोनिसिटी, यूट्रस अटोन क्यों हो गया। तो ये 3 कारण। तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं पीपीएच। हमने कहा सीक्वेंस के हिसाब से 3 पीपीएच पढ़ेंगे। सबसे पहला थर्ड स्टेज, नंबर 2 ट्रू, और नंबर 3 सेकेंडरी। अपन ने नंबर 1 पढ़ा थर्ड स्टेज, क्या होता है, कारण क्या होता है, इलाज करो। आए ट्रू पीपीएच पे, कारण क्या होता है, 4 बार टी। मोस्ट कॉमन क्या होता है, अटोनिक। अटोनिक की डिटेल सामने बोर्ड पे देने आ गए, ये चीज। अब सब कारण पता चल जाए तो मैनेजमेंट पे अपने को आना चाहिए। उससे पहले एक प्रोटोकॉल और है, उसे सुनते जाएं। डेफिनेटली पोस्टमार्टम हेमरेज चल रहा है डिलीवरी के बाद। आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी वाला लेक्चर, प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला हेमरेज, जिसका नाम होगा एपीएच। अभी पीपीएच है, कुछ दिन बाद पीपीएच है, पर एक आइडिया है। यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेगनेंसी में हेमरेज की शिकायत रही हो, मतलब पहले से ही वो
एबनॉर्मल कैटेगरी में आती थी, तो वो पोस्टमार्टम में भी रिस्क बनाती है हेमरेज होने का। इसीलिए एक लाइन है, और वो लाइन क्या है, यदि इतिहास है एपीएच का तो खतरा बनेगा पीपीएच का। एपीएच से क्या होता है, पीपीएच होता है, दैट्स इट। तो ये सारी डिटेल पढ़ाई की, और समरी की लाइन एक, जवाब देंगे आप। जवाब, ट्रू पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? जवाब, अटॉनिक यूट्रस, 80%। अटॉनिक क्यों हुआ वो अलग बात है, सामने बोर्ड भरा है, पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अटॉनिक यूट्रस। तो इलाज भी क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराओ। कारण क्या है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इलाज क्या है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराओ। आते हैं मैनेजमेंट स्कीम में, सामने बोर्ड पे हेडिंग अवेलेबल मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है वो क्या चीज है कि आप कुछ जनरल मैनेजमेंट की चीजें ध्यान रखें। जनरल मैनेजमेंट बिल्कुल भी याद करने का नहीं होता है, छोटी छोटी सी बातें होती है। जैसे यदि आपकी मदर मालनरिश एनीमिक है तो उसे प्रेगनेंसी में ही प्रिपेयर करें। तो मतलब आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, पहचाने किस मदर को पीपीएच हो सकता है। मालनरिश एनीमिक है तो उसका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव रखें। यदि हेमरेज वाली मदर एडमिट हुई है तो आईवी लाइन मेंटेन करें। इमीडिएट मदर का ब्लड ग्रुप असेस करें, और बहते खून को देख करके कम से कम 2 यूनिट पीआरबीसी अरेंज करने के लिए कहें। ये जनरल से अपने पास इंटरवेंशन है। आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, इंटरेस्टिंग। बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने की कैटेगरी में आप आ जाइए। क्या क्या वो नाम है सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सटीक कारण, सटीक इलाज। कारण, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इलाज यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लेके आओ। वो दवा जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं मैंने आपको बताई है, क्या कहलाती हैं? उन दवाओं के समूह को कहते हैं अपन ऑक्सीटोसिक्स। ऑक्सीटोसिक्स यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का ठेका जिनके पास होता है उन दवाइयों को ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं। पीपीएच में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और हमें करवाने हैं तो दवा क्या लेनी है? ऑक्सीटोसिक्स। तो आपसे पूछें विच विल बी बेस्ट मैनेजमेंट स्कीम टू मैनेज ट्रू पीपीएच? विच विल बी बेस्ट मैनेजमेंट स्कीम फॉर ट्रू पीपीएच? आंसर, यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। उसका नजारा बोर्ड पे देखना मेरे दोस्तों। 3 नाम बैक टू बैक है, जहां अटेंशन करवा रहा हूं वहीं देना। क्या लिखा हुआ है? अर्गोट मतलब मिथार्जिन। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीटोसिन। और नंबर 3 प्रोस्टाग्लैंडिन। इनके बारे में अपन ने कुछ कुछ बातें पढ़ी है, पर अब ये सारी दवाइयां मार्केट से आ रही हैं। शरीर में आ रही होती तो पीपीएच होता ही नहीं, पर अब ये मार्केट से लेनी पड़ रही है क्योंकि अपना यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। कुछ चीजें सुन लें। जो मार्केट में अर्गोट है उसके लिए साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन्हें सुनते जाएं। सामने बोर्ड पर कि क्या लिखा हुआ है। उसकी डोज रखी जाएगी 0.25 mg। एकदम रटने वाली बात है। मोड होगा उसका इंट्रामस्क्यूलर, और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो हाइपरटेंशन में नहीं देना है। 3 नियम। अगला, ऑक्सीटोसिन। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। देने का तरीका क्या है? 10 से लेकर के 40 यूनिट दे सकते हैं, 1 लीटर पानी तक दे सकते हैं, और 250 सीसी पर आवर की रेट भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको 10 यूनिट्स आईवी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यदि हाइपोटेंशन हो जाए तो वहां पे आईवी फ्लूइड लगाएं। नेक्स्ट वन, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बताया जा रहा है? ये जो दवाइयां आती है मार्केट में, कार्बोप्रोस्ट इस नाम की प्रिपरेशन आएगी जो आप दे सकते हैं। डोज आपका 0.25 mg IM चल रहा है।
जनरल साइड इफेक्ट सामने बोस पे नोजिया वॉमिटिंग जैसे लिखे हुए हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉशन। कुल मिला के ऑक्सीटोसिस जब अपना नॉर्मल लेबर शुरू हुआ था तब वहां पर मैंने ऑक्सीटोसिस के बारे में बताया था, पर वो नेचुरल और उनकी मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी के बारे में बताया था। आज यहां पे जब अपना यूट्रस नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो मार्केट में कौन कौन सी दवा यूज लेंगे और किस नाम से आएंगी, किस रूट से और किस डोज से। बोर्ड पे आपने देखा अर्गोट को केवल आईएम देंगे 0.25 mg, ऑक्सीटोसिन को 10 से लेकर 40 यूनिट तक दे सकते हैं आईवी इंफ्यूजन, प्रोस्टाग्लैंडिन को कार्बोप्रोस्ट नाम से दे सकते हैं आईएम। अब बहुत मेजर बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं कि कौन ड्रग ऑफ चॉइस है कौन नहीं है। तो देखें पीपीएच के अंदर पर्टिकुलर पीपीएच में सवाल बने ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। प्रिवेंशन हमेशा किया जाता है बीमारी आने से पहले। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, प्रिवेंशन हमेशा किया जाता है बीमारी आने से पहले। बीमारी क्या है? ब्लड लॉस। कब होगा? प्लासेंटा सेपरेशन से। दवा कब दो? प्लासेंटा सेपरेशन से पहले। दी है हमने लेबर में। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर AMTSL जब चल रहा था तो वहां पे शोल्डर की डिलीवरी के बाद ही अपन ने मिथार्जिन दिया था। तो कान खोल के दिमाग से सोचें कि वो अपन ने जो शोल्डर डिलीवरी बाद मिथार्जिन दिया था वो प्लासेंटा डिलीवरी से पहले दिया था। तो क्या हुआ? प्रिवेंशन। किसका? ब्लड लॉस का। तो यहां पे लाइन बनेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अर्गोट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। किस चीज की? प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। तो इसे बोलेंगे एक जनरल ड्रग और प्रिवेंटिव ड्रग। जनरल ड्रग और प्रिवेंटिव ड्रग। फिर अपन बात करते हैं यदि प्रिवेंशन फेल हो जाए, बीमारी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए तो प्रिवेंशन फेल। प्रिवेंशन फेल होता है तो करना पड़ता है इलाज, और इलाज जब करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? ऑक्सीटोसिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच क्या जवाब देंगे? ऑक्सीटोसिन। और ये ऐसी बात है जो कई विद्यार्थियों के बहुत सारे डाउट क्लियर कर देती है कि सर पीपीएच की ड्रग क्या है, सर पीपीएच में मिथार्जिन दें कि ऑक्सीटोसिन दें? तो बड़ा सिंपल दे रखा है दोस्तों, पीपीएच होने से पहले प्रिवेंशन के तौर पे क्या दें? मिथार्जिन, और हो जाए तो मैनेजमेंट में क्या दें? ऑक्सीटोसिन। ये बात याद रखोगे, किसी भी सवाल के जवाब देने में नहीं अटकोगे। हमारी ऑक्सीटोसिस के इंडिकेशन को ये प्रिवेंटिव ड्रग है और ये मैनेजिंग ड्रग है। बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका नंबर तब आता है जब ये दोनों फेल हो जाते हैं। यदि किस्मत खराब चल रही हो, ये दोनों फेल हो जाएं तो बहुत ही रेयर में इसे बोलेंगे 13 नंबर रेयर में आएगा। उससे पहले दोनों बड़े भाई संभाल लेंगे। सबसे पहले इसे देंगे प्रिवेंशन वाला, ये संभाल लेगा। ये फेल हो गया तो ये मैनेजमेंट वाला संभाल लेगा, और फूटी किस्मत दोनों फेल हो गए तो रेयरली किसे लेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट करना है तो ऑक्सीटोसिस को यूज कैसे लेना है। सबसे पहले कौन सी दवा? मिथार्जिन एज ए प्रिवेंशन। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन मैनेजमेंट। दोनों फेल हो तो रेयरली क्या यूज लेते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। आइए सामने देखें किस प्रकार इस ऑक्सीटोसिस का यूज लिया जा रहा है। फ्लो चार्ट अवेलेबल है, मेहनत करी हुई है, आप सिर्फ उसको देख करके परिणाम ले जाए। क्या चीज है? नंबर 1, यूट्रस कैसा है? अटोनिक। यूट्रस कैसा है? अटोनिक। कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए सबसे पहले प्रिवेंटिव ड्रग कौन सी दे दी आपने? मिथार्जिन। ये मिथार्जिन ड्रग ऑफ चॉइस है क्या? प्रिवेंशन की। उसके बाद जनरल इंटरवेंशन है, आप मसाज करें, मसाज में ज्यादा पेन हो तो सिडेटिव यूज लें, चार्ट बनाएं, और फिर ड्रग ऑफ चॉइस मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच ऑक्सीटोसिन दे जाएं। ये दवा किस रूट से किस डोज में होती है अपन ने देख ही लिया। अब देखो क्या है, ये दवा देने पे हमें उम्मीद है
कि यूट्रस में क्या आ जाएगी, रिकवरी। रिकवरी आने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और यह है अपनी फूटी किस्मत कि अपने पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया तो अटॉनिक है। तो क्या सिखाया, जब दोनों बड़े भाई फेल हो जाएं तो बहुत ही रेयर केस में परसेंटेज बताना चाहूं तो 97% केस यहां पे रिकवर हो जाते हैं। 100 महिलाओं को ट्रू पीपीएच हुआ तो 97 का इलाज इन 2 दवाओं से हुआ। फिर रेयर कैटेगरी में अपन यूज लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन लेने का मतलब क्या है कि जितनी ऑक्सीटोसिस में दवाइयां आती हैं सारी इस्तेमाल हो गई, दवाई खत्म, तो वहां पे या तो रिकवरी आ जानी चाहिए, और ये बड़ी खतरनाक बात है कि अभी भी कैसा हो, अटॉनिक। ये वाली जो कंडीशन है, इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। यदि अपने पास ये नाम अभी भी लिखा हुआ है, ये नाम तब भी लिखा हुआ है जब सारी दवाएं खत्म हो गई। तो दोस्तों, जब दवाओं से काम नहीं चलता, हाँ दुआ रुक जाओ, अभी दुआ नहीं कर रहे, दवाओं से काम नहीं चलता तो कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है। उस स्पेशल काम का नाम है बाईमैनुअल कंप्रेशन। ये अपना अगला हथियार बाईमैनुअल कंप्रेशन है। दोनों हाथों से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, सामने पिक्चराइजेशन भी है उसका। ये चीजें दोनों हाथों से, एक हाथ एक्सटर्नली फंडस को ग्रैब करता हुआ और दूसरा हाथ इंटरनली फीस्ट को बनाता हुआ, और दोनों हाथों से यूट्रस को अपन कंप्रेस कर रहे हैं। ये पता है किस प्रकार की बात है, तो गौर से सुनना। हमने आईएम मिथार्जिन दिया, आईवी इन्फ्यूजन ऑक्सीटोसिन दिया, इंट्रा मायोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन दिया। कई बार क्या होता है, वो दवाएं यूट्रस के रिसेप्टर पे प्रॉपर पहुंच के नहीं आई, तो फिर जाकर के यूट्रस के अंदर ऐसे पंच मार के आते हैं, थप्पड़ लगा के आते हैं। भूल गया तू कैसे कॉन्ट्रैक्शन करते थे, सिखाया था हमने, तू कॉन्ट्रैक्शन करना भूल गया तो उसे याद दिलाना, ऐसे दोनों हाथों से जाके कंप्रेस करना। एक बार याद दिला देते हैं तो फिर शुरू हो जाता है। ये उसी प्रकार की बात है, जब कभी कभार हम लोग हमारे घर में पंखा या मोटर डंडा झाड़ू मार के स्टार्ट करते हैं, बटन दबा दिया, लाइट आ रही है, पंखा नहीं चल रहा, आदत पड़ गई, तो क्या करते हैं, झाड़ू ली, उसे मार के आते हैं, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे पानी की मोटर, प्लग लगाए, लाइट आ रही है, हल्का सा हिला के आएंगे, फिर चलेगी। उसी प्रकार की बात, सारी दवा दे दी, फिर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया, तो हाथों से उसे कंप्रेस करके आते हैं, बाईमैनुअल कंप्रेशन। और ये काम तब करते हैं जब दवाएं खत्म हो जाएं। तो बहुत बढ़िया लाइन है, बाईमैनुअल कंप्रेशन इज यूज आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस फेल हो जाएं तो बाईमैनुअल कंप्रेशन दिखाएं। अब देखें आगे सामने की तरफ, इस सीक्वेंस वापस से आते हैं। जब हमने बाईमैनुअल कंप्रेशन किया तो ऊपर देखिए 2 नजारे। एक नजारा ऐसा है जहां पे आंसू बहते हैं, एक नजारा ऐसा है जहां पे होठ खिलते हैं। तो बात ऐसी है कि बाईमैनुअल कंप्रेशन से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन याद आ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, रिकवरी हो जाएगी, और यदि नहीं हुआ तो एक आफत हो जाएगी, टेम्पोनेड। क्या हो जाएगी, टेम्पोनेड। क्या है ये टेम्पोनेड, आइए उसके बारे में बात करें। यहां पे सामने सीन दिखा रहे हैं बाईमैनुअल कंप्रेशन का, और अब बताते हैं बाईमैनुअल कंप्रेशन से होने वाली समस्या के बारे में। समस्या का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, टेम्पोनेड। ये क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए आपको बताऊं मैं, अपने पास ये यूट्रस की लेयर ले लीजिए, मायोमेट्रियम, और पीछे ले लीजिए पेरीमेट्रियम। प्लासेंटा डिलीवर हो गया तो 2 ही परतें बची, इतना पता होना चाहिए। प्लासेंटा डिलीवर हो गया, डेसिडुआ गया, यूट्रस में 2 परतें बचती है। पोस्टपार्टम में बताता आ रहा हूं, ये मायोमेट्रियम है, पीछे वाली पेरीमेट्रियम है, और मायोमेट्रियम से लगातार क्या हो रहा है, ब्लड लॉस। टेम्पोनेड क्या कंडीशन है, ये जब ब्लड लॉस होता था तो सर्विक्स से निकल के बाहर आ जाता था। टेम्पोनेड कंडीशन में बाईमैनुअल कंप्रेशन से क्या हो जाए, ये ब्लड इस जगह कलेक्ट हो जाए,
किस जगह? इन दोनों के बीच में, जहां पे इस परत का नाम अपने पास पेरीमेट्रियम है और इस परत का नाम मायोमेट्रियम है। बाइमैनुअल कंप्रेशन से या तो इलाज हो जाता है, नहीं तो नई समस्या का जन्म हो जाता है। अपने पास इस कंडीशन में या तो इलाज हो जाएगा या नई समस्या का जन्म हो जाएगा। नई समस्या का जन्म हो जाए तो नाम टेम्पोनेड है। व्हाट इज टेम्पोनेड? लैंग्वेज लिखें, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन यूटेराइन लेयर, यूट्रस की परतों के बीच में ब्लड का कलेक्ट हो जाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले जो ब्लड लॉस हो रहा था वेजाइना से निकल के बाहर आ रहा था। पहले जो ब्लड लॉस था वेजाइना से निकल के बाहर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। अब की बार ये पीछे कलेक्ट हो गया, और कलेक्ट हो गया तो किसी काम का नहीं रहा, तो फिर इसे मैनेज करना पड़ता है कई सारे तरीकों से। पहली बात कि हमारा ब्लड खराब जा रहा है, खराब जा रहा है तो इस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को रोक दो। ब्लड सप्लाई को रोकना मतलब लाइगेशन ऑफ वेसल। ब्लड सप्लाई को रोकना मतलब लाइगेशन ऑफ वेसल। नंबर 2, कुछ ऐसा करो कि ये जगह बंद हो जाए। तो यूट्रस की इन दो परतों के बीच में खाली जगह को बंद करने के लिए यहां गॉज पीस भर देते हैं। ऐसे गॉज पीस भरना कहलाता है नंबर 2, यूटेराइन पैकिंग। यूटेराइन पैकिंग, बात सिंपल सी है। यहां खाली जगह जो खून इकट्ठा हो रहा है किसी काम का नहीं है। पहली बात, ब्लड सप्लाई रोक दो, लाइगेशन ऑफ वेसल। नंबर 2, इस जगह को बंद कर दो, गॉज पीस भर दो, रुई कॉटन भर दो। क्या कह दिया? पैकिंग। तीसरी चीज, एक और तरीका होता है, नाम देते हैं शिवकर मेथड। साइंटिस्ट है शिवकर मेथड, जो क्या करता था, इंट्रा यूटेराइन कैविटी में बैलून इन्फ्लेशन, गुब्बारा फुलाता है। गुब्बारा वो पानी NS से फुलाता है, जिसे गुब्बारा फुलाने से इन दोनों परतों पे दबाव पड़ता है और खाली जगह बंद हो जाती है। तो वो थर्ड वन नेम कहलाता है अपने पास में शिवकर मेथड। तो ये कुछ अपने पास तरीके हैं जिससे टेम्पोनेड को मैनेज किया जाता है। तो बात ये चल रही थी, चले थे पीपीएच मैनेजमेंट करने, और लास्ट में यदि कॉम्प्लिकेशन टेम्पोनेड आ गई तो वो कैसे मैनेज होगी। सामने इन तीनों का पिक्चराइजेशन है, उसे देखिए वन बाय वन। नंबर 1 में क्या किया, ब्लड वेसल्स को लाइगेट कर रहे हैं ताकि सप्लाई रुक जाए, क्योंकि ब्लड जो जा रहा है वो किसी काम का नहीं। सेकंड वन, इस पूरे यूट्रस में यहां पे गॉज ही गॉज भर दिए, पूरा पैक कर दिया ताकि स्पेस ही अवेलेबल ना हो ब्लड कलेक्शन के लिए। थर्ड वन, ये देखिए इस प्रकार से यह बैलून को फुला दिया, बाहर किसी सिरिंज से एयर या NS से गुब्बारा फूलेगा, मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम में धक्का लगेगा, स्पेस बंद होगा। ये शिवकर मेथड है, ये यूटेराइन पैकिंग है और ये लाइगेशन है। और अंत में यदि कंडीशन वर्स हो तो यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। तो ये स्कीम ऑफ मैनेजमेंट थी अपने पास पीपीएच को लेकर। पीपीएच को लेकर के उस चार्ट पे वापस पहुंचा जाए जहां समरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, तो वो ये है। आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है, जवाब देंगे अटोनिक यूट्रस। सेकंड पूछे इलाज क्या है, यूज ऑफ ऑक्सीटोसिस, उसमें आंसर क्या देंगे। प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मिथार्जन। मैनेजमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऑक्सीटोसिन। दोनों फेल हो जाएं तो रेयरली यूज ड्रग क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और फिर जब तीनों फेल हो जाएं, फेलियर ऑफ ऑक्सीटोसिस ये टर्म आ जाए तो क्या करते हैं, बाइमैनुअल कंप्रेशन। बाइमैनुअल कंप्रेशन की कॉम्प्लिकेशन क्या है, आंसर टेम्पोनेड। और टेम्पोनेड को कैसे मैनेज करते हैं, उसके अलग अलग जवाब। ब्लड सप्लाई बंद करके, यूट्रस में गॉज भर के,
शिवकर मेथड में गुब्बारा फुला करके, ये अलग टूल और टेक्निक होते हैं, इनसे ट्रू पीपीएच मैनेज किया जाता है। तो इसे मैनेज करते ही हमारे जो पोस्टमार्टम हेमरेज के सबसे बड़े कैटेगरी की बातें चल रही थी वो यहां फिनिश होती है। एक स्मॉल कंडीशन सेकेंडरी पीपीएच रिमेनिंग है, लिया जाएगा अगले लेक्चर में। अगला एक लेक्चर और होगा अपना, जहां पे एमसीक्यू सेशन चलेगा, जो अपन इन दिनों डिजीज कंडीशन डिस्कस कर रहे थे या नॉर्मल लेबर पढ़ रहे थे उनको लेकर के, और उसके अलावा इस पीपीएच का लास्ट वन सेगमेंट जो बचा हुआ है उसको लेकर के। पर फिलहाल आज जितने बातें करी उन्हें एक बार गो थ्रू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने स्टार्ट करा हमारी कंडीशन पीपीएच, सबसे मेजर है इसके अंदर अंडरस्टैंड करना इस क्लासिफिकेशन को। इसे अंडरस्टैंड करते ही हमें मिल जाती है सीक्वेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे थर्ड स्टेज, फिर ट्रू एंड लास्ट वन सेकेंडरी। गौर किया गया अपन ने फर्स्ट वन थर्ड स्टेज ट्रू पीपीएच नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा। एग्जैक्ट कारण आधा आधा, इलाज निकाल दो पूरा। ट्रू पीपीएच की एटियोलॉजी 4T और मोस्ट कॉमन अटॉनिक। अब अटॉनिक के कारण कई सारे, एड की मदद लेना, ओवर डिस्टेंशन होना, नेक्स्ट वन कॉज। जनरल फेनोमेना एपीएस से पीपीएच होता है। अटॉनिक का इलाज किससे होगा, उसके लिए अपन लाएंगे ऑक्सीटोसिस। कितनी है अवेलेबल, सामने की तरफ। हर एक दवा का रूट डोज, और बहुत कॉमन चीज प्रिवेंटिव ड्रग मिथार्जिन, मैनेजिंग ड्रग ऑक्सीटोसिन, रेयर यूज ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन। देन कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो चार्ट। अटॉनिक को टॉनिक बनाने के लिए पहले दवा लें, और दवा खत्म हो जाए तो कंप्रेस करें। कंप्रेस कैसे करते हैं, सामने उसका प्रेजेंटेशन। और कंप्रेशन फेल हो जाए तो डेवलप कॉम्प्लिकेशन, टैम्पोनेट। टैम्पोनेट में बाहर निकलने वाला खून परतों के बीच में जमा। इलाज के लिए 3 जुगाड़, सप्लाई काट दो, पैक कर दो, गुब्बारा फुला दो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट लेक्चर इन सभी से कोरिलेट एमसीक्यूज का और स्मॉल नाम सेकेंडरी पीपीएच का। पर फिलहाल आज और इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।